तो देखिए क्लास 10th की साइंस, ठीक है, इसमें हमारा चल रहा था चैप्टर 4 कार्बन एमिस के यौगिक। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ाई करनी है इसमें। सबसे पहले हम समझेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में, और हम समझेंगे यहाँ संतृप्त असंतृप्त यौगिकों के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और उसके बाद हम समझेंगे यहाँ एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं। तो इससे पीछे का जो वर्गीकरण था चार्ट में मैंने आपसे पिछले इसमें करवा दिया था आपको, ठीक है। तो आज की जो शुरुआत करेंगे बेटे यहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। चलिए हेडिंग डाल लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। देखिए अब आगे तो हेडिंग डाली हमने यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। अब देखो ये यौगिक होते क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके लिखना, पेपर में आता है। इसकी परिभाषा देखो, लिखोगे क्या, इसकी परिभाषा लिखोगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है। चलो मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। तो लिखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक, परिभाषा लिखिए सब, ऐसे हाइड्रो कार्बन यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला को बोलते हैं ओपन चेन होती है। कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, ओपन चेन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। खुली श्रृंखला होती है तो उन्हें एलिफेटिक यौगिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक या कह सकते हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं, ठीक है बेटे। तो इनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाएगी, इसलिए हम खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे, ठीक है। जल्दी से इसकी परिभाषा नोट करो, अभी मैं इसके बारे में फिर समझाऊंगा तुम्हें। तो देखिए सुनो भाई ध्यान से, ओपन चेन या बंद चेन का मतलब क्या है, यहाँ खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला का मतलब क्या है। देखिए खुली श्रृंखला का मतलब होता है कि जो कार्बन आपने लिए हैं, कितने भी कार्बन की यौगिक आपने लिया, सही 2 का लिया हो, 4 का लिया हो, 6 का लिया हो, 8 का लिया हो, कितने भी यौगिक का आप उदाहरण ले सकते हो। सपोज करो हम ले रहे हैं यहाँ C4H8 का, H8 का ले लो, H10 का ले लो, एक ही बात है। तो इसमें जो कार्बन है ना 4, तो 4 कार्बन ये इस तरह से लगे हुए होंगे कि इसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन, समझना ध्यान से, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन, अंतिम का मतलब लास्ट का कार्बन, एक दूसरे से टच में नहीं होंगे, मतलब अलग अलग ही होंगे। कैसे अलग अलग होंगे जरा देखो, जैसे C4 है तो हमने लिया यहाँ एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये तो इसका पहला कार्बन हो गया यहाँ और चौथा कार्बन हो गया बेटे यहाँ। तो ये एक दूसरे से टच में नहीं है, ध्यान से देखो, दिख रहे हैं बीच में, चाहे सिंगल बॉन्डिंग लग रही हो, चाहे डबल बॉन्डिंग लग रही हो, चाहे ट्रिपल बॉन्डिंग लग रही हो, बॉन्डिंग कोई सी भी हो, लेकिन पहला कार्बन और 4 कार्बन ये आपको कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल अलग अलग सिरे पर जुड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। अभी दोबारा से और समझो, ये बात समझ में नहीं है, क्लियर। देखिए खुली श्रृंखला को आप ऐसा कह सकते हो कि ये सीधे एक लाइन के रूप में बने हुए मिलेंगे, इस तरह से, टेढ़ी लाइन हो चाहे सीधी लाइन हो, इस तरह से कोई भी लाइन हो, बशर्ते एक रेखीय लाइन में मिलेंगे, रेखीय फॉर्म में मिलेंगे, लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। ये आ रही बात समझ में नहीं आ रही। जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक क्या होंगे, वो ऐसा होगा कि वो या तो सर्कल बना देंगे ऐसे, या इस तरह से ट्राइंगल बना देंगे, या टेट्राएंगल बना देंगे। इस तरह से कहने का मतलब ये चारों तरफ से वो बॉक्स से में बंद हो जाएंगे, चारों तरफ से पहला कार्बन और लास्ट का कार्बन वो एक दूसरे से टच में हो जाएंगे। देखो कैसे, सपोज करो यहाँ से आपने पहला कार्बन दिया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन, तो देखो ये जुड़ गए एक दूसरे से, जुड़ गए नहीं जुड़े। ऐसे यहाँ देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो देखो पहला और चौथा जुड़ गया, जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो ये जो यौगिक होंगे हमारे एलिफेटिक, इनमें पहला कार्बन और लास्ट का कार्बन दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल समझोगे तो और अच्छी तरह से तुम्हारी परिभाषा समझ में आ जाएगी। फिलहाल एग्जाम्पल समझ लो, अब लिखो, देखो मैं इनको मिटा रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। तो खुली श्रृंखला के हम पढ़ेंगे यहाँ, जैसे देखिए, जैसे उदाहरण ले लो यहाँ C2H6 का नाम हो जाएगा यहाँ एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथेन। अभी आपको नहीं पता चलेगी एथेन कैसा हो गया, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा आगे चल के, अभी सीख जाओगे सब। एथेन के बाद हमने ले लिया C4H10, इसका नाम आ जाएगा भैया ब्यूटेन,
क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद आगे और आगे समझोगे तो आ जाएगा यहाँ तुम्हारा C3H6 ले लो, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन। अब कब मेथेन, एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये कब आ रहे, कैसे नाम आ रही, सब चीज़ें तुम सीख जाओगे। अभी समझाएंगे इनके बारे में, फिलहाल जल्दी से इनको नोट करो, आगे समझेंगे। अब उदाहरण के बाद आगे क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे इन यौगिकों को कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। इन यौगिकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब 2 वर्गों कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हो, बताओ कौन कौन से हैं। पहला नंबर 1 डालोगे यहाँ संतृप्त यौगिक। क्या डालोगे यहाँ, संतृप्त यौगिक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सैचुरेटेड। और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। हेडिंग डालो जल्दी से, आगे समझने की शुरुआत करते हैं। इसकी भी हेडिंग डाल रखी होगी आपने, संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखिए इसकी भी। तो लिखो ऐसे यौगिक, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हो क्या कि ऐसे एलिफेटिक यौगिक, क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, ऐसे एलिफेटिक यौगिक, या आप सीधा सीधा लिख दो कि ऐसे यौगिक, क्योंकि एलिफेटिक तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे यौगिक जो क्या करने पर, जलने पर, जो जलने पर धुआं जानते हो, स्मोक एवं गंध, धुआं एवं गंध मतलब स्मेल नहीं देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नहीं देते हैं, तो उन्हें संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है, कोई ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। तो किसे कहेंगे हम संतृप्त यौगिक, बताओ, जिनको हम जलाएंगे, कोई भी चीज़ अपने आसपास की रखी हुई चीज़ को जला कर देखो, अगर उसमें धुआं उठ रहा है जलाने पे, या उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल आ रही है, तो हमारा संतृप्त यौगिक नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। फिर कैसे यौगिक है हमारा, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो बताओ किन किन चीज़ों को जलाने पे हमारे पे धुआं नहीं निकलेगा। तो इसका उदाहरण लिखोगे जैसे एल्केन। क्या लिखोगे, एल्केन। अब तुम कहोगे जी एल्केन क्या है, एल्केन जितने भी एल्केन कैटेगरी है, एल्केन की कैटेगरी है, उसको अगर आप जलाओगे तो कभी भी आप इसमें धुआं या स्मेल नहीं देखोगे, कभी भी इसमें स्मेल या धुआं नहीं देख सकते आप जब इनको जलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे एल्केन की कैटेगरी है, एल्केन के अंदर कौन कौन आएंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार के जितने भी यौगिक आएंगे हम पढ़ेंगे, सभी के सभी वो क्या होंगे, एल्केन के यौगिक होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे थे, मैंने पीछे उदाहरण बताए थे आपको। ठीक है ना, अभी आपके थोड़े कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। क्यों, क्योंकि अभी आपके सामने बिल्कुल ये हाइड्रोकार्बन का पहला चैप्टर ऐसा आया है। अभी पढ़ोगे, धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सब चीज़ें समझ में आनी छोड़ जाएंगी। तो थोड़ा इनके लिए समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये याद करिए क्या है कि ऐसे यौगिक जिनको हम जलाने पे धुआं और गंध नहीं देखते हैं, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा इनका, एल्केन। ठीक है, अब एल्केन क्या होता है इसको हम थोड़े से अभी आगे जाके समझेंगे, उससे पहले हम समझेंगे यहाँ असंतृप्त यौगिक को नंबर 2 डाल के। एल्केन के बारे में बताऊंगा बाद में। अब डालो यहाँ नंबर 2, और नंबर 2 डाल क्या लिखोगे यहाँ, असंतृप्त यौगिक। क्या लिखोगे, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटे, पेपर में आता है, संतृप्त भी पेपर में आता है, असंतृप्त भी पेपर में आता है। अनसैचुरेटेड, क्या लिखोगे परिभाषा में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डालोगे हेडिंग, असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं। तो ये जो अभी आपने संतृप्त पढ़ा था, संतृप्त का बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट कर दो इसका। अपोजिट क्या हो जाएगा, लिखोगे ऐसे यौगिक जो जलाने पर धुआं व गंध, ठीक है, नहीं को हटा दोगे तो क्या लिख दोगे कि धुआं व गंध देते हैं। ठीक है, रिएक्ट प्राप्त होती है जिनसे, तो उनको हम क्या कह देंगे, असंतृप्त यौगिक। तो लिख दो ऐसे यौगिक, क्या लिखोगे, ऐसे यौगिक
ऐसे यौगिक जो जलने पर क्या देंगे बताओ? जो जलने पर धुआं तथा गंध देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? असंतृप्त यौगिक। उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से परिभाषा को नोट करो, उदाहरण समझेंगे अभी आगे। देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ लिखोगे जैसे एल्कीन और दूसरा कौन सा यौगिक है बताओ? एल्काइन। दूसरा यौगिक क्या है? एल्काइन। ठीक है, दोनों कंपाउंड हमारे ऐसे हैं, जो धुआं के साथ जलते ही है, धुआं और स्मेल के साथ। नोट कर लो भाई। देखिए अब हम आगे समझेंगे यहाँ। अब हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों को दो वर्गों में बांटते हैं, संतृप्त असंतृप्त में। ठीक है, वो भी हमने सब समझ लिया। अब हम जो समझेंगे यहाँ एल्कीन और एल्काइन यौगिकों को समझेंगे, और इस चीज़ को नोट करके लिखोगे, यहाँ पे नोट करके डालो यहाँ, और नोट करके तो डालोगे, ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो भाई आगे, तो सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन यौगिक किसे कहते हैं, इन चीज़ों को समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लो मेरे कहने से, और वो भी ध्यान। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है यहाँ? सबसे पहले हम समझेंगे भाई कार्बन की संख्या या नंबर्स ऑफ कार्बन। तो केमिस्ट्री की भाषा में जो कार्बन की गिनतियाँ हैं वो क्या है? तो देखिए, यदि कहीं पे कार्बन 1 है, कहीं पे कार्बन 1 है, या एक कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका नाम क्या लिखोगे यहाँ? तो उसको केमिस्ट्री में कहेंगे मैथ। क्या कहेंगे? मैथ। और अगर कहीं पे कार्बन 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने? 2, तो 2 दिखाई दे रहे तो क्या कहेंगे? एथ। 3 दिख रहे तो प्रॉप, 4 दिख रहे तो ब्यूट, और 5 दिख रहे हैं तो C5 के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंट। इसी प्रकार से अगर कार्बन 6 है, C6 है तो क्या लिखेंगे हम? हेक्स। C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, ये क्या है? ठीक है, ऑक्ट। और C9 है तो क्या हो सकता है? तो नॉन। C10 के लिए बताओ? डैक। ठीक है, तो ये कार्बन की गिनतियां हैं। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री की भाषा में मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। ठीक है, अनडैक, डाइडैक, ट्राइडैक, पेंटाडैक, हेक्साडैक, इस तरह से गिनती आती चली जाती है। लेकिन आपके लिए सिर्फ 10 तक याद करनी है, और 10 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो जरूरत पड़ेगी 4 या 5 तक जरूरत पड़ती है बस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जरूरत पड़ सकती है, 6 से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको फिर भी 10 तक बता दी है, तो आपको ये 10 तक याद कर लेनी है। कितनी? 10 तक। ठीक है, जल्दी से नोट करो इन्हें, फिर आगे का टॉपिक बताऊंगा तुम्हें। देखो सुनो, एक तुम्हें बहुत बढ़िया बात बता दूँ इसके बारे में। जो ये कार्बन की संख्या है ना, कार्बन की संख्या, केमिस्ट्री की भाषा में कार्बन की जो गिनतियाँ होती हैं, इनको हम केमिस्ट्री में बेटे एल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्क। याद रखना, एल्क। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि भाई किसी एक एल्क का नाम बताओ, तो तुम्हारे सामने 10 लिखवा रखे हैं, कोई भी एक नाम बता सकते हो। सपोज किसी बच्चे ने मैथ बोल दिया तो वो भी सही है, किसी ने एथ बोल दिया वो भी सही है, किसी ने प्रॉप बोल दिया वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि सभी एल्क है। ठीक है ना, तो एल्क नाम अगर आपके सामने बोला जाए कभी भी, तो बस याद रखो, तो एल्क का मतलब वो कार्बन की संख्या, कार्बन की गिनती आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बता दे रहा आपसे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो अब इसको मिटा रहा हूँ और आगे समझते हैं। तो देखिए अब आगे हम समझेंगे यहाँ एल्केन यौगिक किसे कहते हैं? एल्कीन और एल्काइन यौगिकों के बारे में समझेंगे, तीनों के बारे में एक साथ। देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यौगिकों को हम एक ही चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, या बहुत ही सरल तरीके से। तो पेपर में जो आएगा, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ
ऑल इन वन बता रहा हूँ। ऑल इन वन का मतलब एक में ही सब कुछ सम्मिलित करके, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो तुम्हें पेपर में किस तरह से लिखना है वो चीज़ मैं तुम्हें बता दूंगा यहीं पे। पहले इसको समझ लो। ये टेबल बनाई है हमने, ठीक है। तो इस टेबल में क्या है, क्रम संख्या एक तरफ गुण रखे हैं और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को। तो इस तरह से समझने में और याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अलग अलग समझते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में याद, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों को याद करने में। इस तरीक़े से बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक सूत्र। किसका समझेंगे रासायनिक सूत्र? एल्केन का, एल्कीन और एल्काइन का। तो देखिए क्या होता है इनका सूत्र। तो सबसे पहले आप याद रखिए, जो एल्केन यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होगा? CnH2n+2, ठीक है। ये एल्केन का सूत्र हो गया। क्या है इसका मतलब, क्या है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, वो सब चीज़ें मैं तुम्हें भी आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि जो एल्केन यौगिक है, एल्केन यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CnH2n+2 होगा रासायनिक सूत्र। अच्छा, उसके बाद सुनिए ध्यान से आगे। एल्कीन के लिए आपको क्या करना है? एल्कीन के लिए आपको ये 2 कम कर देना है, जो लास्ट में जुड़ रहा है, 2 हटा दो। तो यहाँ क्या बचेगा? CnH2n। ये हो गया एल्कीन का सूत्र, आसान हो गया। अब एल्काइन के लिए आपको क्या करना है? इसमें से भी अब फिर 2 घटा दो। भाई इसमें से आपने 2 घटाए, फिर 2 इसमें से घटा दो। तो अब क्या करोगे? CnH2n। अब इसमें से 2 कैसे घटाएंगे? अब यहाँ 2 तो जुड़ा हुआ है नहीं, जो 2 हटा देते, वहीं वहाँ तो 2 जुड़ा हुआ था, तो 2 हटा के हमने कम कर दिए। अब की बार कैसे करेंगे? अब की बार इसमें से हम माइनस के 2 कर देंगे यहाँ। इस प्रकार से तीनों के हमें सूत्र याद हो जाते हैं। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इनका सामान्य सूत्र हो जाएगा। इनसे ही हमारे यौगिक बन के आएंगे। तो कौन से का कैसे यौगिक बनेगा, सब चीज़ को हम एक से डिटेल में समझेंगे यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखिए आबंध समझिए, आबंध। तो देखिए एल्केन यौगिक जो होंगे ना, एल्केन, तो उनमें जो आबंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ देखना पड़ेगा आपको, कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल, ठीक है। तो अगर सिंगल है तो एल्केन है, समझ जाना वहाँ। और एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में वहाँ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। किन्हीं भी 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, कहीं भी 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, अन्यथा सब में क्या होगा? सिंगल सिंगल भी हो सकता है, डबल डबल भी हो सकता है। लेकिन एक जगह आपको कम से कम एक जगह दो बॉन्ड जरूर मिल जाएंगे देखने को। एल्काइन में क्या होगा? एल्काइन में ट्रिपल, ठीक है। बाकी जो होंगे सिंगल सिंगल हो सकते हैं इस तरह से। ये देख लीजिए, ये होगा इनका आबंध प्रकृति। कहाँ सिंगल होगा? एल्केन में सिंगल, डबल में एल्कीन में क्या होगा? डबल, और एल्काइन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्रिपल। अनुलग्न समझ लो ध्यान से, देखिए अनुलग्न ये होगा कि इनके जो लास्ट में होगा N शब्द लगेगा। क्या लगेगा? N। पढ़ो, देखो साउंड निकल के आएगा, बोलो इसको। एल्केन। क्या लास्ट में आवाज क्या आ रही है? N आ रही है, अनुलग्न बोलते हैं उसको। एल्कीन, क्या लग रहा है इसमें? क्या होना चाहिए? ईन होना चाहिए। इसमें बताइए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आइन। देखो लग रहा है नहीं लग रहा है? एल्क शब्द को तोड़ दो, एल को इसमें से तोड़ो, एल्क प्लस एन, एल्केन बन गया। एल्क प्लस इन, एल्किन बन गया। एल्क प्लस आइन, एल्काइन बन गया, ठीक है। अच्छा उदाहरण समझते हैं। तो देखिए उदाहरण, जैसे इसमें यहाँ उदाहरण लेते हैं हम CH4 का। CH4 क्या है? ये मैथेन। क्या बन जाएगा? मैथेन। C2H6 क्या बन जाएगा? एथेन। ऐसे ही C3H8 क्या बन जाएगा? प्रोपेन। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे कैसे बन के आ रहे हैं, नाम कैसे बन के आ रहा है, सूत्र कैसे बन के आ रहा है। अभी आपको फिलहाल ये सिर्फ नोट करने समझेंगे तो हम इसके बाद यहाँ जब इसको मिटा कर समझाऊंगा आगे। इसमें क्या बताइए क्या होगा? इसमें पहले यौगिक का बनेगा ही नहीं, समझ लो ध्यान से। पहले यौगिक के लिए इसमें कोई यौगिक बनेगा ही नहीं, ना इसमें कोई यौगिक बनेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ इसमें बनेगा यहाँ C2H4, ठीक है। इसमें बनेगा यहाँ C3H6। इसके लिए क्या बनेगा? यहाँ C2H2, और इसके लिए क्या बनेगा? यहाँ C2H4, ठीक है ना। इस तरह से यौगिक बन के आएंगे। इसका नाम हो जाएगा यहाँ एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ प्रोपीन, क्योंकि इनके लास्ट में हमें इन सब जोड़ना है, देखो। और इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ये इनके नाम बनते जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? बैटरी दिमाग में थोड़ी बहुत ना बैटरी? अच्छा एक बार और सुन लो भी पहले ध्यान से, पहले उसको नोट करो जल्दी से। अब हमें इस तरह से समझने में ये हमें क्या फ़ायदा हुआ है भाई? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को हमने चार्ट के रूप में तो बना लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन हमें इससे फ़ायदा क्या है? देखिए इसको याद करने में बड़ी आसानी है। कैसे? कि हम तीनों को एक साथ कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ आसानी से। क्या कि जी एल्केन का सूत्र ये होता है
एल्कीन का ये है, एल्काइन का ये है, तीनों सूत्र हमें आसपास बराबर बराबर में दिखाई दे रहे हैं, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे क्या क्या अंतर है। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें से 2 घटाओ, इसमें से फिर 2 घटाओ, तीनों का सूत्र बन जाएगा। उसके बाद इसमें सिंगल बॉन्डिंग आएगी, यहाँ डबल बॉन्डिंग आएगी, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी, काम खत्म हुआ। एल्केन में क्या होगा, एल्केन में एन शब्द जोड़ना है, एल्कीन में इन शब्द जोड़ना है और एल्काइन में आइन शब्द जोड़ना है। अच्छा, इनका जो उदाहरण बनेगा मैथ, एथ, प्रोप, इस तरह से, ठीक है। इनमें मैथेन, एथेन, प्रोपेन हो जाएगा, इसका एथ का एथीन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, प्रोपियन का प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अब ये होंगे कैसे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसको, लिख तो लिया होगा सबने। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। देखिए थोड़ी सी बात गहराई की है, हालांकि है कुछ नहीं, सब चीज़ आसान है। देखो सपोज करो अब आपने लिया कि जो n बराबर 1 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, n बराबर 1, मतलब संख्या पहले ले रहे हो, और उसके लिए आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र बना के दिखाने कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा समझो इसको, देखो क्या करना है। सूत्र क्या था इसका, CnH2n+2, इसका क्या था बेटे, CnH2n, इसका क्या था, Cn, यही तो था। चलिए कोई दिक्कत ना है। अब जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे n है, n n n n, जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1 लगा दो, और इन तीनों के सूत्र बनकर तुम्हारे सामने तैयार हो जाएंगे। तो देखो क्या है, सपोज करो आपने 1 नहीं लिया, आपने लिया यहाँ 4 के लिए समझो पहले, ठीक है। तो रखिए, देखो यहाँ पे 4 लगाओगे तो बन जाएगा C4, समझ रहे हो, और यहाँ पे 4 लगाओगे फिर यहाँ हो जाएगा H, 2 है पहले तो 2 लिखोगे गुणा 4 और प्लस 2 जोड़ोगे, इसमें कितना हो जाएगा बोलो, C4, ये कितना हो जाएगा, गुणा हो गए 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए, आगे सूत्र निकल गए। नाम बताओ इसका कैसे बनाओगे। तो C4 के लिए मैंने आपको बताओ क्या बताया था अभी केमिस्ट्री गिनतियों में, ब्यूट बताया था, ब्यूट, और अनुलग्न क्या बताया था इसका मैंने आपको, क्या जोड़ना है लास्ट में, N बताया था नहीं, एल्केन में N सब जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, नाम बन गया ब्यूटेन। ऐसे इसका समझो, देखो अब की बार यहाँ पर 4 लगाना है बेटा, यहाँ पर 4 लगाना है, तो हो जाएगा C4H2 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा C4, 4 दूनी कितने हो गए 8, ये बन गया इसका सूत्र। देखिए इसमें जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें 10 दिख रहे हैं, इसमें रह जाएंगे 8, और इससे अगले वाले में रह जाएंगे कितने 6, 2 कम होते चले जाएंगे, सभी में 2 क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। तो देखो इसका नाम कैसे बनाओगे, ब्यूट, ब्यूट और प्लस क्या हो जाएगा, इन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटाडीन नहीं, ब्यूटीन। इसका बताओ क्या हो जाएगा, C4H2 गुणा 4, ठीक है, और -2 कितना हो जाएगा, C4, 4 दूनी 8 ही हो गए, 8 में से 2 घटा दो, 6 बचा, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब बताओ कितने बच्चों के पास समझ में आई है। इस प्रकार से इनके सूत्र और नाम बनते हैं। वेरी गुड, जल्दी से नोट करो, आगे और एग्जाम्पल समझेंगे अभी बार समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 लेके, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो एक एग्जाम्पल और समझा दूंगा, 6, 7, 8, 9, 10 का किसी का भी ले सकते हो, 1, 2 का ले सकते हो। तो बताइए क्या होगा बेटे, अगली बार यहाँ पे 3 लगा दो n की जगह पे, तो ये हो जाएगा C3, यहाँ पर n लिख रहा है तो 3 लगाओगे, यहाँ पे भी n दिख रहा है तो यहाँ H2 को तो H2 लिखो ऐसे ही, यहाँ पर 3 दिख रहा है तो गुणा 3 मारो, प्लस के 2 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा C3, और H 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया C3H8, क्या हो गया C3H8। बताओ नाम क्या बनेगा, 3 के लिए क्या नाम बताया था मैंने आपको, प्रोप, जोड़ोगे क्या इसमें n, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे इसका लिखोगे यहाँ C3H2 गुणा 3, क्या हो जाएगा C3H6, भाई 2 की 3 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ऐसे इसमें आ जाओ यहाँ, तो हो जाएगा C3H2 गुणा 3 माइनस के 2, भाई 2 तो घटाना पड़ेगा, तो जहाँ पे ये n होता है ना, जहाँ पे n होता है वहाँ पे हमें 3 लगाना होता है, H2 का H2 लिखोगे, 2 का 2 लिखोगे, C n की जगह पे यहाँ पर 3 लगा दोगे, तो जाएगा C3 और H कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा दो, तो C3H4 आ जाएगा, C3H4। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। बना लोगे इस तरह से, हो जाएंगे नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से 10 एल्केन के 1 से लेकर 10
और एल्कीन के और एल्काइन के आपको खुद में प्रैक्टिस करनी है वहाँ पर आपसे, ठीक है। कोई चीज़ समझ में आ रही हो, कोई ना बात समझ में आ रही हो तो मुझे बताओ भी, फिर मैं आपको बताऊँ इन चीज़ों को। आगे यहाँ तक बस, तो इतना ही छोड़ दो।